हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ टाइप ऑफ एलिवेटर्स मशीन। ठीक है, दैट मीन्स कि एलिवेटर में हम लोग किस टाइप का मोटर्स जनरली यूज़ कर सकते हैं। तो एलिवेटर्स बहुत पुराने टाइम से यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ओल्डर डेज में एलिवेटर्स में डीसी मोटर्स यूज़ किया जाता था। ठीक है, क्योंकि इसका जो स्पीड है, ठीक है, डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल हम लोग बहुत ईजिली कर सकते हैं। वेरियस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर है। ठीक है, ये हम लोगों ने मशीन में पढ़ा होगा या आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो स्पीड कंट्रोल जो होता है डीसी मशीन का या डीसी मोटर का, ठीक है, वेरियस मेथड है, लाइक फ्लक्स कंट्रोल मेथड, इनपुट वोल्टेज कंट्रोल मेथड, रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। ठीक है, तो बहुत सारा मेथड्स है जिसके हेल्प से हम लोग डीसी मोटर्स के स्पीड को या आरपीएम को हम लोग ईजिली कंट्रोल कर सकते थे। तो इस वजह से पुराने टाइम में एलिवेटर्स जो यूज़ होता था उसमें डीसी मोटर्स का एम्प्लॉयमेंट किया जाता था। ठीक है, एंड ऑल्सो दे वेयर मच चीपर। ठीक है, तो इस वजह से भी यूज़ किया जाता था। लेकिन डीसी मोटर को रिप्लेस करने का एक ख़ास वजह आया कि इसका जो टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक होता है, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो ये बहुत वर्स इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है टॉर्क या स्पीड के टर्म में, जो कि बहुत सारा जर्क्स या फिर बम्प्स को ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यूज़र्स को या पैसेंजर्स को ये बहुत ज़्यादा जर्किंग फील कराता है। तो इस वजह से ब्रेकिंग के टाइम में या ऑन या ऑफ होने के टाइम, वर्किंग ऑपरेशन के टाइम में डीसी मोटर यूज़ करने से हमें बहुत ज़्यादा जर्क या फिर बम्स का हम फील कर सकते थे। तो इस वजह से डीसी मोटर्स पुराने टाइम में कुछ एडवांटेजेस की वजह से यूज़ किया गया, बट कुछ डिसएडवांटेज की वजह से इनका रिप्लेसमेंट भी हो गया। जैसे जैसे टाइम पास हुआ तो फिर इंडक्शन मोटर मार्केट में आया, एंड इंडक्शन मोटर जो कि एक एसी मोटर है। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर का एम्प्लॉयमेंट किया गया एलिवेटर्स के लिए। ठीक है, ये जो इंडक्शन मोटर है इसको यूज़ करने का एडवांटेज ये था कि ये वर्स वर्किंग कंडीशन लाइक जर्क्स, बम्प्स, ठीक है, वाइब्रेशंस, तो ये सब को ये ईज़िली हैंडल कर सकता था। इसके साथ ये विथस्टैंड कर सकता था इंडक्शन मोटर। तो इस वजह से डीसी मोटर को रिप्लेस करके इंडक्शन मोटर यूज़ में आया फॉर एलिवेटर्स। ठीक है, बट उसके बाद भी क्या हुआ कि इंडक्शन मोटर जो था एसी मोटर था। ठीक है, एंड इसके स्पीड को कंट्रोल कर पाना, क्योंकि ये एसी सप्लाई से ऑपरेट हो रहा है, तो हम लोग इसके स्पीड को कंट्रोल करना हमारे लिए टफ जॉब हो गया। ठीक है, क्योंकि एलिवेटर्स में मेनली हमें स्पीड को ही कंट्रोल करना है। ठीक है, बहुत सेकंड्स के इंटरवल में ही स्पीड को रेगुलेट करना है। तो इस वजह से इंडक्शन मोटर का यूज़ भी यहाँ पर हमारे लिए एडवांटेजेस साबित नहीं हुआ। लेकिन नेक्स्ट जैसे जैसे टाइम बीता तो अगेन इंडक्शन मोटर का ही यहाँ पर एप्लीकेशन किया गया। ठीक है, और ये इंडक्शन मोटर कुछ मॉडिफिकेशन के साथ आया। दैट मीन्स कि इसमें जब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स या फिर वीएफडी हम लोग बोलते हैं, तो वीएफडी के साथ जब 3 फेज़ इंडक्शन मोटर आया, तो जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स बहुत सारा था, जिसके वजह से हम लोग स्पीड को भी यहाँ पर कंट्रोल कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले डीसी मोटर यूज़ किया गया, देन आपका इंडक्शन मोटर आया। ठीक है, जो कि एसी पे वर्क करता है, एंड ड्यू टू स्पीड प्रॉब्लम इन स्पीड कंट्रोल, ठीक है, ये आपका नॉर्मल इंडक्शन मोटर जो था वो इंडक्शन मोटर विथ वीएफडी से या फिर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव से रिप्लेस हो गया, जहाँ पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल था। ठीक है, एंड इन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स की वजह से हम लोग स्पीड को भी मेंटेन कर पाए। ठीक है, इजीली कंट्रोल कर पाए। तो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर विथ वीएफडी, इसको यूज़ करने का हमारे पास रीज़न था, दैट इज़ इट हैज़ लॉन्ग लाइफ। ठीक है, लॉन्ग लाइफ था इसका, एंड हाईली रिजिड स्ट्रक्चर भी था। ठीक है, कि इसको हम इसमें रेगुलर जो स्पीड रेगुलेशन हो रहा है तो इसके साथ ये विथस्टैंड कर सकता था। नो परमानेंट मैग्नेट इज़ इन्वॉल्व, हेंस नो एजिंग इफेक्ट। तो इंडक्शन मोटर में कोई परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है। ठीक है, ये सप्लाई देने पर इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो इस वजह से इसमें मैग्नेट का कोई एजिंग इफेक्ट का
प्रॉब्लम नहीं आया। एंड थर्ड इज़ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि वीएफडी को इम्प्रूव किया, वीएफडी हमारे लिए आया, ठीक है। तो इसकी वजह से एसी मोटर यूज़ करने के बावजूद हम मोटर्स के आरपीएम या फिर स्पीड को हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वजह से 3 फेज़ एसी इंडक्शन मोटर विथ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स एलिवेटर्स के लिए यूज़ किया जाने लगा। उसके साथ साथ और भी टाइप है एलिवेटर्स के लिए मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, ठीक है। एसी मोटर कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल दोनों पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है। तो एसी मोटर में हम ऑब्वियसली 3 फेज़ इंडक्शन मोटर को इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा टाइप ऑफ मोटर जो कि आपका डीजल या फिर गैसोलीन पावर्ड टाइप मोटर होता है, ठीक है, जिसका यूज़ तब होता है जब इलेक्ट्रिसिटी अनअवेलेबल हो, ठीक है। तो इस केस में डीजल और गैसोलीन पावर्ड टाइप मोटर यूज़ किया जाता है। एंड थर्ड वन इज़ न्यूमेटिक या फिर हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स टाइप, ठीक है। तो ये भी आपका इसमें फ्लूड वाला जो हमने देखा था, ठीक है, हाइड्रोलिक एलिवेटर जो देखा था, तो वहाँ पर हम लोग लिक्विड या फिर फ्लूड को प्रेशर दे के लिफ्ट कराते थे, है ना। तो यहाँ पर उस तरीके का न्यूमेटिक या हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स का यूज़ किया जाता है लोड्स को राइज करने के लिए। ट्रैक्शन एलिवेटर्स आर ऑपरेटेड विथ काउंटर वेट, ठीक है। हमने देखा था कि अगर एलिवेटर यानी कि हमारे पास एक लिफ्ट है, कार है, ठीक है, एलिवेटर कार है, तो उसके साथ साथ काउंटर वेट भी लगा था, ठीक है। अगर काउंटर वेट आपका डाउनवर्ड जा रहा है तो लिफ्ट आपका अपवर्ड जाएगा, ठीक है, जो कि बैलेंस करके रखता था वेट को। तो इस वजह से काउंटर वेट यूज़ किया जाता है ट्रैक्शन एलिवेटर्स में। दैट ऑप्सेस द वेट ऑफ द कैब एंड इट्स पैसेंजर, ठीक है, जो कि दोनों को बैलेंस करके रखता है। मोटर डजेंट हैव टू मूव एज मच वेट विच मीन्स ट्रैक्शन एलिवेटर्स आर मच मोर एनर्जी एफिशिएंट दैन हाइड्रोलिक सिस्टम। तो ट्रैक्शन एलिवेटर्स में अगर हम देखें जहाँ पर काउंटर वेट यूज़ किया जा रहा है, तो ये आपका हाइड्रोलिक सिस्टम के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, ठीक है, क्योंकि बोथ साइड ये वेट को मेंटेन करके बैलेंस करके रखता है। तो इस वजह से मोटर को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करने का नीड नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका एनर्जी एफिशिएंट भी होता है ट्रैक्शन एलिवेटर्स, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज़ कर रहे हैं। गियर्ड ट्रैक्शन एलिवेटर, जहाँ पर गियर मैकेनिज़्म यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर ये एसी एंड डीसी टाइप दोनों इलेक्ट्रिक टाइप मोटर्स हम लोग दोनों यूज़ कर सकते हैं, एसी और डीसी, ठीक है। एंड वॉर्म एंड गियर टाइप रिडक्शन यूनिट, ठीक है, गियर ट्रैक्शन एलिवेटर्स में जो आपका मूवमेंट होगा, ड्राइव होगा, ठीक है, लिफ्ट का, तो वो आपका वॉर्म एंड गियर टाइप रिडक्शन यूनिट के हेल्प से होता है, विच टर्न्स द हॉस्टिंग शीव, ठीक है। एंड इस गियर के हेल्प से आपका जो शीव या फिर पुली होता है, ठीक है, शीव के साथ पुली कनेक्टेड होता है, तो उसका मूवमेंट होता है, ठीक है, यानी कि आपका जो भी काउंटर वेट एंड कार है वो आपका लिफ्ट किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम हाइड्रोलिक एलिवेटर्स की तरफ मूव करें, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रिक मोटर्स लगा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर्स स्टार्टिंग में आपका लगा रहेगा, यानी ये आपका पंप से कनेक्टेड होता है, ठीक है, ताकि ये पंपिंग करने में काम आता है। जैसे हम इलेक्ट्रिक मोटर को इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे, एनर्जी देंगे, तो ये आप पंप से कनेक्टेड होता है, ठीक है, इसके शाफ्ट में पंप कनेक्टेड होगा, एंड जो भी फ्लूड होगा, ठीक है, फ्लूड टैंक होगा, तो ये फ्लूड को पुश करेगा या फिर रिलीज़ करेगा आपके जो शाफ्ट होता है जहाँ पर कार प्रेजेंट है, तो उसके बेसमेंट में ये इसको प्रेशर डालता है ताकि ये फ्लूड, ठीक है, आपके एट द बॉटम ऑफ द लिफ्ट कार ये इसको प्रेशर डाले, एंड आपका लिफ्ट जो होगा ये अपवर्ड लिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह के हाइड्रोलिक एलिवेटर्स में भी आपका इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें न्यूमेटिक एलिवेटर्स का, ठीक है, हाइड्रोलिक
एलिवेटर्स में हम इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ कर रहे हैं। एंड न्यूमेटिक एलिवेटर्स या फिर वैक्यूम टाइप एलिवेटर्स की बात करें तो यहाँ पर इनको मोटर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है, या फिर कोई भी गियर या केबल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका वैक्यूम से ही आपका जो मोटर है वो सॉरी आपका जो लिफ्ट है, एलिवेटर कार है, उसका मूवमेंट या फिर ठीक है वो राइज होता है या फिर लोअर होता है। तो ये आपका वैक्यूम से न्यूमेटिक टाइप आपका जो एलिवेटर्स होता है वो ऑपरेट करता है। तो यहाँ पर कोई मोटर्स का रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही गियर्स एंड केबल्स, तो इसकी वजह से न्यूमेटिक टाइप एलिवेटर में बहुत ही लो मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि एलिवेटर्स में हम लोग जनरली किस टाइप का मोटर यूज़ करेंगे। तो 3 फेज़ AC मोटर हमने यूज़ किया, 3 फेज़ इंडक्शन मोटर, ठीक है। AC एज वेल एज DC दोनों हम यूज़ कर सकते हैं। एज़ पर ये मैटर करता है कि हम किस टाइप का एलिवेटर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमने हाइड्रोलिक टाइप लिया है तो हम वहाँ पर DC दे सकते हैं, ठीक है। ट्रैक्शन टाइप के लिए हम 3 फेज़ इंडक्शन मोटर यूज़ कर सकते हैं। एंड न्यूमेटिक एलिवेटर्स में हमें मोटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, दैट इज़ पावर ट्रांसमिशन गियर्स ब्रेकिंग। तो एलिवेटर्स में आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है, ठीक है, गियर्स एंड ब्रेकिंग, ब्रेक्स, ठीक है। तो गियर्स आपका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो गियर से सभी लोग फेमिलियर होंगे। गियर्स आपका स्पीड को रिड्यूस करने के लिए काम आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो एलिवेटर्स जो होता है, एलिवेटर का फंक्शन होता है कि जैसे ही इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पावर दे रहे हैं, दैट मीन्स कि हम लोग मोटर को जैसे ही इलेक्ट्रिक पावर देते हैं तो ये आपका कन्वर्ट होकर मैकेनिकल यानी कि इसके मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करेगा। एंड शाफ्ट से जो भी आपका पुलीज कनेक्टेड है तो पुली आपका रोटेट करना शुरू होगा। एंड पुली से आपका रोप्स कनेक्टेड होता है तो रोप के थ्रू आपका लिफ्ट ड्राइव होना शुरू हो जाता है। तो हम लोग इसको एज अ मोटर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एलिवेटर क्या कर रहा है, जब इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर दे रहे हैं तो ये मैकेनिकल में कन्वर्ट कर ले रहा है, ठीक है। तो एलिवेटर्स में जनरली मोटर होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर एक रिड्यूसर सिस्टम होगा, गियर रिड्यूसर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर एलिवेटर्स में जनरली वर्म गियर रिडक्शन गियर यहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वर्म टाइप गियर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके का गियर होता है। एंड इसके परपेंडिकुलर में आपका जो मोटर्स होगा, ठीक है, मोटर का जो रोटेटिंग पार्ट है वो कनेक्टेड होता है। तो ये आपका इस एक्सिस में अगर लाई कर रहा है तो आपका मोटर इसके परपेंडिकुलर इस एक्सिस में लाई करेगा, ठीक है। तो गियर्स का यूज़ जनरली किया जाता है मोटर के शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो और ये जो आपका रोटेटिंग ड्राइव पार्ट है, ठीक है, इसमें आपका टिथ बना हुआ होगा। तो ये जैसे जैसे रोटेट करेगा, ठीक है, जैसे रोटेशन में आएगा तो इसका जो टिथ है, ठीक है, इस पार्ट का टिथ है, ये आपके गियर के टिथ के साथ कोइंसाइड करता हुआ जाएगा। एंड दोनों एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये आपका क्लॉकवाइज इस तरीके से रोटेट करेगा। एंड ये आपकी स्पीड को इस तरीके से रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर जनरली वर्म गियर टाइप गियर यूज़ किया जाता है, ठीक है, ठीक है। दोनों का जो रोटेशनल एक्सिस होगा वो परपेंडिकुलर होता है, इसके वजह से आपका रोटेशनल स्पीड डिक्रीज़ होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लोग और गियर रिडक्शन रेशियो हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये आपका जनरली 12:1 एंड 30:1 के रेशियो में, इन रेंज के बीच में आपका गियर रिडक्शन रेशियो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सेकंड इज़ ब्रेक, ठीक है। तो ब्रेक सिस्टम हम लोग को पता है, दो फंक्शन इसका हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। एक कि हम लोग एलिवेटर कार को स्टॉप करने के लिए, ठीक है, जैसे अगर सपोज़ किसी फ्लोर में अगर हम रीच कर गए, वहाँ पर हमें स्टॉप करना है, ठीक है, रुकना है, तो ये स्टॉप करने के लिए आपके मोटर को स्टॉप करने में काम आएगा ये ब्रेक, ठीक है। एंड दूसरा, इन केस ऑफ अगर पावर कट हो जाता है,
ठीक है। तो पावर कट हो गया तो ये इस टाइम में भी आपके लिफ्ट कार को ये होल्ड करके स्टॉप पोजीशन में मेंटेन करने के लिए ब्रेक का फंक्शन यहाँ पर है, ठीक है। तो दो फंक्शन हमने देखा, एक जब हमें मैनुअली स्टॉप करना हो, ठीक है, तो हम बटन के हेल्प से स्टॉप भी करते हैं, एंड दूसरा इमरजेंसी केस में अगर पावर कट हो गया तो भी ये लिफ्ट को होल्ड करके रखेगा स्टॉप पोजीशन में। तो इसमें जनरली ब्रेक में देखें तो आपका ब्रेक शूज़ होता है, ठीक है, स्प्रिंग असेंबली होता है एंड एक सोलेनॉइड असेंबली होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका एक ब्रेक असेंबली जो होगा, ठीक है, ब्रेकिंग आपका जो सोलेनॉइड होगा या फिर इस तरीके से आपका एक रोटेटिंग पार्ट है, ठीक है, ये रोटेट इसे हमें स्टॉप करना है, इसका कनेक्शन आपका मेन मोटर से होगा, ठीक है। ये मोटर को इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया गया है एंड ये रोटेट कर रहा है, आपका लिफ्ट जो है या फिर एलिवेटर कार ये कंटिन्यूअस वर्क कर रहा है। अब सपोज़ हमने मोटर से पावर ऑफ कर दिया, ठीक है, ऑफ कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी हमने अप्लाई नहीं किया है, तो इस केस में ये इसके साथ कनेक्टेड है ब्रेकिंग मैकेनिज़्म के साथ, ठीक है। तो इस ब्रेकिंग रोटेटिंग ड्राइव जो है, ठीक है, इसके साथ में आपका ब्रेक शूज़ कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ब्रेक शूज़ इस तरीके से कनेक्टेड होगा बोथ साइड में, ठीक है। एंड जब हमने ऑफ कंडीशन में रखा है तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। ये जो हम लोग ब्रेक्स यूज़ करते हैं जनरली एलिवेटर्स में, ये जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक होता है। तो अब हमने यहाँ पे कोई भी सप्लाई नहीं दिया है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस नहीं आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपका स्प्रिंग मैकेनिज़्म के हेल्प से ये जो आपका ब्रेक शूज़ है ये इस ड्राइव को या इस रोटेटिंग ड्राइव ब्रेक ड्राइव को ये होल्ड किए हुए रहेगा, ठीक है। इस पर फोर्स लगाएगा दोनों एंड इसको कम्प्लीटली होल्ड करके रखे रहेगा। तो ये जब होल्ड किया हुआ है, ये स्टॉप कंडीशन में है, तो इसके साथ आपका मोटर कनेक्टेड है, तो मोटर भी ये रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये भी स्टॉप कंडीशन में रहेगा। अब सपोज़ जैसे ही हमने मोटर को सप्लाई दे दिया, ठीक है, ऑन कंडीशन में आ गया, इसके साथ आपका ब्रेक ड्राइव जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है, इसके साथ आपका पोल शूज़ कनेक्टेड है। अब जैसे ही हमने ऑन कर दिया मोटर को, ठीक है, तो यहाँ से करंट फ्लो करने लगा, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है, तो आपका ये जो ड्राइव है ये भी रोटेट करना शुरू हो जाएगा, ये भी रोटेट करना शुरू कर दिया जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी दिया, तो ये जो आपका ब्रेकिंग ड्राइव है ये भी रोटेट करेगा, ठीक है। अब जैसे ही रोटेशन हो रहा है तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक है, करंट भी फ्लो कर रहा है एंड रोटेशन भी हो रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अकर होगा एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। तो फोर्स जैसे ही अप्लाई करेगा तो ये जो स्प्रिंग के थ्रू आपका पोल शूज़ कनेक्टेड है, सॉरी ब्रेक शूज़ कनेक्टेड है, तो ये ब्रेक शूज़ को फोर्स लगाएगा, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस वजह से क्या होगा कि ये जो इसको होल्ड करके रखा हुआ था ये इसको कम्प्लीटली डिटैच कर देगा, ठीक है। तो ये आपका अब इस रोटेटिंग ड्राइव ब्रेक ड्राइव के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहा, तो अब ये फ्रीली ये रोटेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, एंड आपका मोटर भी कंटिन्यूअस रोटेट कर रहा है, तो ये आपका ऑन कंडीशन में चलेगा। तो इस तरीके से हम लोग ब्रेकिंग मैकेनिज़्म यहाँ पर देख सकते हैं। तो जनरली ब्रेकिंग सिस्टम में आपको एक स्प्रिंग असेंबली मिलेगा, ठीक है, जो कि ब्रेक शूज़ के साथ कनेक्टेड होगा एंड इसको पुश या पुल करने में काम आएगा स्प्रिंग असेंबली। ब्रेक शूज़ जो कि आपके व्हील को या फिर जो रोटेटिंग ड्राइव है, ठीक है, ब्रेकिंग ड्राइव, तो उसको ये स्टॉप करने में या फिर रन कराने में काम आएगा, ठीक है। होल्ड करके रखता है, जब हमें स्टॉप करना हो तो ये कम्प्लीटली उसको पुश करके होल्ड करके रखे रहेगा, स्टॉप कंडीशन में मेंटेन रखेगा, एंड जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देंगे यानी कि ऑन करना है तो ये ब्रेक शूज़ ये डिटैच हो जाता है। सोलेनॉइड असेंबली, ठीक है, जिसमें आपका ब्रेक शूज़ कनेक्टेड होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग ब्रेकिंग मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ हम लोग इसको पावर ट्रांसमिशन कैसे करेंगे, ठीक है,
कैसे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं इन एलिवेटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, एलिवेटर सिस्टम में थ्रू आउट हमको पावर देना होता है क्योंकि आपका कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होने वाला सिस्टम है। तो जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर मोटर को अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल पावर हम लोग लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू VI/√2, ठीक है। तो ये आपका पावर इज इक्वल्स टू VI होता है एंड यहाँ पे हम RMS वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये आपका √2 से डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर सपोज़ हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट दिया गया टू एलिवेटर दैट इज़ VI/√2, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि टॉर्क जो होता है, ठीक है, रोटेटिंग सिस्टम में आपका टॉर्क प्रोड्यूस होता है, मोटर्स में टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। एंड टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो P/W, दैट मीन्स कि जो पावर हमने अप्लाई किया है मोटर में एंड W इज़ द रोटेशनल स्पीड, ठीक है, किस स्पीड से आपका मोटर रोटेट कर रहा है। तो ये होता है टॉर्क का फॉर्मूला एंड यहाँ से हम लोग पावर लिख सकते हैं, सॉरी P/ω होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग P का वैल्यू लिख सकते हैं T/W दैट इज़ रोटेशनल स्पीड, ठीक है। तो इस तरीके से हम हमारे पास 3 पुली होगा। अगर हम हमारा जो एलिवेटर सिस्टम है 100% एफिशिएंट नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से हम जो भी पावर ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, इनिशियली ये मोटर पे जाएगा एंड दूसरा ये सबसे पहले मोटर पे हम सप्लाई देंगे एंड ये इसके साथ इसके शाफ्ट से कनेक्टेड होता है गियर, तो ये गियर को ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। एफिशिएंसी हम 60% क्योंकि 100% नहीं होगा, रोटेशनल यहाँ पर पार्ट्स है, तो इस वजह से एफिशिएंसी हम 60% इसका अप्रॉक्सीमेटली कंसिडर करते हैं। तो ये मैकेनिकल पावर गियर को ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, जो कि स्पीड को कंट्रोल करेगा, रिड्यूस करेगा एंड ये पावर ट्रांसफ़र करेगा पुलीज को, ठीक है। गियर के साथ आपका पुली कनेक्टेड है एंड पुली को पावर ये ट्रांसफ़र कितना किया T/W। अब ये जो पुली है, ठीक है, पुली एक पुली के साथ आपका काउंटर वेट कनेक्टेड है एंड दूसरे साइड एलिवेटर कनेक्टेड है, ठीक है। तो जो हम टोटल पावर निकालेंगे जो पुली को जा रहा है, ठीक है, पुली में आपका नेट फोर्स लग रहा है, ठीक है, दोनों साइड फोर्स लग रहा है, एक साइड आपका कार है एंड एक साइड काउंटर वेट है। तो टोटल फोर्स अगर हम निकालें जो कि पुली एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है, पुली 1 पे, इस पुली पे, तो ये हम निकालेंगे टोटल फोर्स दैट इज़ एवरेज वैल्यू हमको मिलेगा, ठीक है, WE/WC, ठीक है। ये आपका एलिवेटर का टॉर्क हो गया माइनस टॉर्क ऑफ काउंटर वेट एंड ये एवरेज वैल्यू हम लेंगे डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो टोटल फोर्स जो यहाँ पर यूज़ हो रहा है, एग्जर्ट कर रहा है पुली 1, दैट विल बी इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस लेंगे, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 2। सिमिलर अगर हम देखें आउटपुट पावर, दैट मीन्स कि एलिवेटर्स एंड काउंटर वेट के क्या वहाँ पर पावर जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका मिलेगा, ठीक है, टोटल पावर हम देखें जो एलिवेटर को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं या आपको जा रहा है एलिवेटर्स को जा रहा है, दैट विल बी इक्वल टू, दोनों का हम डिफरेंस लेंगे, ठीक है। टॉर्क ऑफ, जो टॉर्क आपका एलिवेटर में, ठीक है, एलिवेटर से कनेक्टेड पुली में जितना टॉर्क लग रहा है माइनस काउंटर वेट में जितना टॉर्क लग रहा है डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द पुली, ठीक है, किस वेलोसिटी से पुली आपका रोटेट कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग टोटल पावर कैलकुलेट कर सकते हैं जो यहाँ पर एलिवेटर सिस्टम में यूज़ हो रहा है। एंड इस वेलोसिटी को अगेन हम रिप्लेस कर सकते हैं R/W, R विल बी द रेडियस ऑफ पुली एंड W इज़ द रोटेशनल स्पीड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ फिगर में क्लियरली समझ सकते हैं कि किस तरीके से पावर ट्रांसमिशन किया जाता है एलिवेटर्स में, ठीक है। ये आपका VI/√2 RMS वैल्यू आपका मोटर को जाएगा, ठीक है, एंड मोटर यहाँ पे टॉर्क के टर्म में
गियर को ट्रांसफ़र करेगा मैकेनिकल पावर, एंड ये टॉर्क के टर्म में पुली को मैकेनिकल पावर, ये रोटेट करना शुरू करेगा, एंड ये फोर्स एक्सर्ट करेगा दोनों पुलीज़ को। ठीक है, दोनों पुली से आपका एक काउंटर वेट एलिवेटर कनेक्टेड होगा, एंड एलिवेटर को फाइनली जो पावर जाना है वो आपका जाएगा दिस मच। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है एलिवेटर चैप्टर। कुछ सेफ्टी मेजर्स है, क्या क्या सेफ्टी होना चाहिए एलिवेटर्स में, ये आप लोग खुद से कवर कर लेंगे। इसमें आपका ब्रेकिंग सिस्टम आएगा, तो ब्रेकिंग ऑब्वियस है कि सेफ्टी पर्पज़ के लिए ब्रेक्स होना चाहिए। ठीक है, कभी भी इमरजेंसी केस में पावर कट आउट हो जाए या फिर हमें स्टॉप करना हो तो हम ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए। ओवर स्पीड सेफ्टी ब्रेक होना चाहिए, इन केस अगर आपका स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो गया है स्टैंडर्ड स्पीड से, तो वहाँ पर भी ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारा यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स दिया हुआ है, तो इनको हमको कैसे फॉलो करना है। ओके, थैंक यू एवरीवन।